हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस क्लास में हम आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे। जैसा आपको पता है, आपके ट्रिपल सी एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न मोबाइल एप्लीकेशन को लेकर आते हैं। तो यहाँ पर हमने एक लिस्ट आपके लिए बनाई है जहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मोबाइल एप्लीकेशन को शामिल किया है। आप सभी को इन्हें याद कर लेना है क्योंकि यहाँ से निश्चित आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन हैं और जैसे हम आपको यहाँ पर एक एग्जांपल समझा देते हैं कि आपके एग्जाम में एप्लीकेशन से प्रश्न किस प्रकार से बन सकता है। देखो, यहाँ पर एग्जांपल आपके सामने रखा हुआ है जिसमें पूछा गया है अतुल्य ऐप किससे संबंधित है। अभी हाल ही में जो एग्जाम हुए हैं उनमें इस प्रकार के प्रश्न काफी देखे गए हैं जहां पर ऐसे पूछते हैं कि कोई एप्लीकेशन का फंक्शन क्या है, वो किस काम के लिए बना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है अतुल्य ऐप किससे संबंधित है, तो इसका सही जवाब है टूरिज्म यानी कि पर्यटन से संबंधित है आपका अतुल्य एप्लीकेशन। ठीक है, तो इस प्रकार से सवाल आपके एग्जाम में आपसे हो सकता है। इसी को देखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया है जो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है यम पासपोर्ट, और ये भी ट्रिपल सी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। एम पासपोर्ट, इसका मतलब फॉर पासपोर्ट रिलेटेड सर्विस यानी कि पासपोर्ट सेवा से संबंधित ये हमारा एप्लीकेशन है। ये मोबाइल पासपोर्ट इसका फुल फॉर्म होता है। एम पासपोर्ट का मतलब है मोबाइल पासपोर्ट। ठीक है, तो एम पासपोर्ट एप्लीकेशन है, ये किस लिए है ये आपको बताना है। तो ये है पासपोर्ट सेवा से संबंधित। ठीक है, अगला जो यहाँ पे दिया गया है उमंग ऐप। आपको पता है उमंग का मतलब होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। तो यह डिजिटल इंडिया के लिए एप्लीकेशन है, उमंग एप्लीकेशन, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तीसरा है भीम यूपीआई। ठीक है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो भीम यूपीआई फॉर डिजिटल पेमेंट, डिजिटल भुगतान करने के लिए भीम यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। अक्सर आपके एग्जाम में आता है यम आधार किससे संबंधित है, तो ये आधार कार्ड से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, आधार कार्ड से संबंधित है। और यम आधार का मतलब होता है मोबाइल आधार, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है माई जीओबी यानी कि माई गवर्नमेंट। ये एप्लीकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है भारत सरकार होगा आपका राइट आंसर। आगे दिया है आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु ऐप के बारे में सभी को पता होगा, कोविड-19 अपडेट के बारे में है। कोविड-19 से संबंधित जानकारी आपको यहाँ पर मिलती है आरोग्य सेतु एप्लीकेशन के अंदर। एक और काफी इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना है सभी बच्चों को। पूछते हैं एम कवच ऐप किसके लिए है। तो एम कवच किसके लिए है, मोबाइल सुरक्षा, मोबाइल सिक्योरिटी के लिए है। ठीक है, एम का मतलब मोबाइल और कवच का मतलब रक्षा करना। तो एम कवच का मतलब है मोबाइल की सुरक्षा करना यानी कि मोबाइल सिक्योरिटी के लिए बनाया गया एक एप्लीकेशन है। अगला है मेघदूत। मेघदूत ऐप किस लिए इस्तेमाल होता है, और ये जो हम बता रहे हैं सभी पूछे गए प्रश्न हैं, यहाँ से निश्चित आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको ये पता होनी चाहिए। मेघदूत ये आपका वेदर इंफॉर्मेशन फॉर फार्मर्स, किसान भाइयों के लिए मौसम की जानकारी हेतु बनाया गया एक एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, मौसम की जानकारी किसान भाइयों को मिलेगी। ठीक है, कि कब वर्षा होने वाली है, कब वर्षा नहीं होगी, ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको आपके मौसम के बारे में मिलती रहेगी। बाकी किसान भाइयों के लिए कुछ और यहाँ पर इन्फॉर्मेशन, कुछ और न्यूज आती रहती है इस एप्लीकेशन में। तो आपको ये बताना है कि मेघदूत ऐप किस लिए है, तो आपको बस समझना है किसान भाइयों के लिए मौसम की जानकारी के लिए ये एप्लीकेशन बनाया गया है। अच्छा, एक बात और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। मान लिया जैसे मैंने यहाँ समझा दिया है कि किसान भाइयों के लिए मौसम की जानकारी के लिए मेघदूत एप्लीकेशन बनाया गया है। अब होगा क्या, आपके सामने चार ऑप्शन रहेंगे, या तो ट्रू फॉल्स में पूछेंगे या फिर चार ऑप्शन आपके सामने होंगे। तो अब थोड़ा सा खुद को आइडिया लगा लेना है क्योंकि हो सकता है बिल्कुल सेम ऐसा ही ऑप्शन ना दिया गया हो। वहां पर केवल दे दिया गया है कि मौसम जानकारी के लिए, एक ऑप्शन मिला आपको कि मौसम जानकारी के लिए, तो आप वहां पे टिक कर सकते हैं। तो एक आइडिया आपको यहाँ से लगाना है कि हम आपको समझाना क्या चाह रहे हैं, और इससे संबंधित अगर मिलता जुलता कोई ऑप्शन आपके सामने आता है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो भी आपको जवाब सही करना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला बात करते हैं सी विजिल ऐप, और काफी एग्जाम में पूछा जाता है सी विजिल ऐप के बारे में। ठीक है, तो इसका यूज क्या है, किस लिए इस्तेमाल करते हैं, चुनाव आयोग को चुनाव से संबंधित शिकायत करने के लिए, टू मेक कंप्लेंट रिलेटेड टू इलेक्शन टू द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन से संबंधित अगर इलेक्शन कमीशन को कोई भी कंप्लीट करना चाहते हैं, कोई आप शिकायत करना चाहते हैं, तो सी विजिल ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। यानी कि अगर चुनाव में कोई गड़बड़ी होती है तो उसकी शिकायत करने के लिए हमें सी विजिल ऐप का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक है, तो
आपसे सवाल यही होगा कि सी विजिल ऐप किस लिए है, किसके लिए बनाया गया है? तो चुनाव आयोग को शिकायत करने के लिए बनाया गया है। या और कोई इससे संबंधित अगर ऑप्शन आपको दिखाई देता है तो वो आप कर सकते हैं। ये आपको उस समय जब एग्जाम में बैठे होंगे तभी पता चलेगा कि ऑप्शन कैसा दिया गया है, उसी के हिसाब से आपको आंसर करना है। ठीक है, इसके अलावा आगे दिया है अतुल्य ऐप। आपको अभी बताया था हमने एक एग्जाम्पल अतुल्य ऐप का। तो अतुल्य ऐप किससे संबंधित है, काफी आपके एग्जाम में आता है, आपको बता देना है टूरिज्म से संबंधित है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अतुल्य ऐप बनाया गया है, तो ये पर्यटन से संबंधित है आपका अतुल्य ऐप। और इसको अंग्रेजी में इनक्रेडिबल इंडिया भी बोला जाता है। तो अगर आपके सामने कभी ऐसा आता है कि इनक्रेडिबल इंडिया किससे संबंधित है, तो आपको बताना है टूरिज्म से संबंधित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अतुल्य ऐप बोलें या फिर इनक्रेडिबल इंडिया बोलें, दोनों एक ही है। आगे बात करते हैं यम परिवहन की। यम परिवहन, ठीक है, यहाँ पर AN होगा, एम परिवहन। तो यम परिवहन किससे संबंधित है? ट्रांसपोर्ट से संबंधित है, परिवहन से संबंधित है। एम का मतलब मोबाइल, मोबाइल परिवहन एप्लीकेशन है जो कि किससे संबंधित है? ट्रांसपोर्ट से संबंधित है, परिवहन से संबंधित है, तो याद रखना है। अगला है ई पाठशाला फॉर ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन शिक्षा से संबंधित है, ऑनलाइन एजुकेशन से संबंधित है आपका ई पाठशाला एप्लीकेशन। ठीक है, आगे बात करते हैं आयकर सेतु ऐप। ये भी पिछले एग्जाम में पूछा गया था, आयकर सेतु एप्लीकेशन किससे संबंधित है? तो आपको देखो पता लग जाता है ना, आयकर यहाँ पे आपको मिल गया है, यानी कि ये आयकर विभाग से संबंधित है, इनकम टैक्स से संबंधित है। इनकम टैक्स इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती रहती है, आयकर से संबंधित जानकारी आपको मिलती रहती है। तो आयकर सेतु ऐप है जो आयकर से संबंधित है, ठीक है, इनकम टैक्स से संबंधित है। आगे दिया गया है डिजी लॉकर। तो डिजी लॉकर आपको पता है डिजिटल दस्तावेज रखने के लिए एक एप्लीकेशन है, सरकारी एप्लीकेशन है, जिस पर आप अपने डॉक्यूमेंट को रख सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन थे, मुझे लगा कि ये आपको पढ़ाना चाहिए, बताना चाहिए, क्योंकि यहाँ से निश्चित आपके एग्जाम में सवाल बन सकते हैं जो हमने आपके सामने रखे हैं। जैसा कि आपको पता है आप सभी के ट्रिपल एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न फाउंडर्स नेम को लेकर के आते हैं, जैसे पेटीएम का फाउंडर कौन है, पेटीएम की स्थापना कब की गई, पेटीएम किस टाइप का है, ऐसे तमाम प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो हमने पूरा प्रयास किया है, पूरी कोशिश की है कि आज इस क्लास में बहुत सारे प्रश्न शामिल करें जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बट आप सभी को इस क्लास को बहुत ही अच्छे से करना है और आपको कोशिश करनी है कि इस क्लास को करते करते ही ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएं। क्योंकि होता क्या है, जो चीज़ें आपको पता है, जो चीज़ें आपको याद हैं, एग्जाम में केवल आप वही कर सकते हैं। इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाला है कि आप कितने दिनों से क्लास कर रहे हैं, आपने कितने नोट्स बना लिए हैं, कितना आपने PDF डाउनलोड कर लिया है, इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। जितना आपको पता होगा, जितना आपको याद होगा, एग्जाम में केवल उतना ही आप कर सकते हैं। ठीक है, वैसे हम पूरा प्रयास करते हैं, पूरा कोशिश करते हैं कि आपको इस प्रकार से समझाया जाए, इस प्रकार से पढ़ाया जाए ताकि आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएं। ठीक है, तो आपको बस हमारे साथ केवल एक बार अच्छे से इसको रिवाइज करना है और जब आप हमारे साथ साथ पढ़ेंगे तो निश्चित आपको ये चीज़ें याद होंगी और आप यहाँ से अगर कोई भी सवाल बनता है तो उसका जवाब बहुत ही ईजिली कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमने नाम शामिल किया है वो है पेटीएम का। अब पूछते हैं कि पेटीएम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो आपको बता देना है विजय शेखर शर्मा के द्वारा। यानी कि पेटीएम के जो फाउंडर हैं वो हैं विजय शेखर शर्मा। पेटीएम की स्थापना हुई कब? 2010 में हुई। अब पेटीएम किस टाइप का है, तो पेटीएम हमारा ई वॉलेट है और बैंक भी है। आपने देखा होगा पेटीएम पेमेंट्स बैंक का भी नाम सुना होगा। तो पेटीएम हमारा बैंक भी है और ई वॉलेट का प्रकार है। फाउंडर का नाम याद हो गया आपको, विजय शेखर शर्मा, सभी को ध्यान रखना है। और इसकी स्थापना हुई कब? 2010 में इसकी स्थापना हुई। और आपको पता है पेटीएम का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है? नोएडा के अंदर है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं इंस्टाग्राम की। तो इंस्टाग्राम 2010 में लॉन्च किया गया था और इसके फाउंडर हैं केविन सिस्ट्रॉम। यानी कि इंस्टाग्राम के फाउंडर कौन है? केविन सिस्ट्रॉम है। 2010 में इसको लॉन्च किया गया था और यह एक सोशल साइट है। इंस्टाग्राम एक सोशल साइट है और एक सवाल यहाँ से आपके एग्जाम में और बनता है कि ऐसी कौन सी सोशल साइट है जिसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा मोबाइल पर होता है। तो सबसे ज़्यादा मोबाइल पर इस्तेमाल होने वाली जो सोशल साइट है वो है आपकी इंस्टाग्राम। सभी को ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक प्रश्न आपने यहाँ से और सीख लिया है। अगला हम पॉइंट देखते हैं टेलीग्राम, जो कि 2013 में इसका विकास हुआ, यानी कि टेलीग्राम को लॉन्च किया गया 2013 में और पवेल डुरोब इसके फाउंडर हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हालांकि इसका PDF भी आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा जो कि आप लोग बाद में इसे पढ़ सकते हैं।
बट होता क्या है ना, जब बच्चों को पीडीएफ अवेलेबल हो जाता है तो वो क्लास को फिर नहीं देखते हैं, क्योंकि उनका सोचना है कि अब तो पीडीएफ ही मिल गया है, उसी से पढ़ लेंगे। बट एक बात सोचो, अगर पीडीएफ लेने से ही, या मार्केट में इतनी सारी बुक अवेलेबल हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं और उस एग्जाम की आप एक बार बुक ले आइए, घर पे पढ़ लीजिए, एग्जाम पास कर लीजिए, तो अगर ऐसा पॉसिबल हो तो फिर सभी बच्चे अपनी बुक ला करके ही तैयारी करना शुरू करते हैं। इतने बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, आपने देखा होगा, अगर आप उस चीज को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो कैसे याद कर सकते हैं? वो चीज आपको याद ही होने वाली नहीं है। इतना कर सकते हैं, आप बुक से रट सकते हैं, लेकिन अगर वो चीज आपके समझ नहीं आ रही तो वो समझने के लिए आपको किसी ना किसी टीचर के पास ही जाना पड़ेगा, है ना। तो पीडीएफ तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन क्लास को समझना भी बहुत जरूरी है। जब आप किसी दूसरे से सुनते हैं, जैसे कोई आपको एक कहानी सुना रहा है और आप कहानी सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है और वो कहानी आपको याद हो जाती है। तो जब किसी दूसरे से आप कोई कहानी सुनते हैं या दूसरे से जब आप पढ़ते हैं और आप खुद सुनते हैं उसको, तो वो चीज आपको आसानी से याद होती है और समझ में आती है, ठीक है। इसलिए पीडीएफ तो सभी के लिए अवेलेबल है ही, बट क्लास कोई भी मिस मत करना, क्लास आपको सभी के सभी देखने और समझने हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर टेलीग्राम की जो स्थापना हुई 2013 में की गई थी, पवेल ड्रॉब इसके फाउंडर हैं, और ये किस टाइप का है, तो आईएम है। आईएम का मतलब होता है इंस्टेंट मैसेजिंग, और इंस्टेंट मैसेजिंग का होता है जहां पर आप रियल टाइम में किसी से कम्युनिकेट कर पाते हैं। जैसे आप जब चैट करते हैं व्हाट्सएप पर, तो क्या होता है, आप एक तरफ से चैट करना स्टार्ट करते हैं, आपने लिखा हेलो हाय, तो वहां से भी रिप्लाई आपको आता है और रियल टाइम में आप बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, यानी कि आप टाइप कर करके वार्तालाप कर सकते हैं। इसी को आईएम कहा जाता है। बात समझ में आई? आईएम का मतलब इंस्टेंट मैसेजिंग, जहां पर हम रियल टाइम में बात कर लेते हैं, उसी को हम आईएम का नाम देते हैं। तो टेलीग्राम पर भी आप लोग क्या कर सकते हैं, रियल टाइम में चैट कर सकते हैं। तो ये 2013 में आया था और पवेल ड्रॉब इसके फाउंडर हैं। अगला हमारा है व्हाट्सएप, जो कि आप सभी इस्तेमाल करते हैं, है ना। 2009 में आया और इसके जो फाउंडर हैं वो हैं ब्रायन एक्टन और जॉन कॉम, ठीक है। ब्रायन एक्टन और जैन कॉम, आपको ध्यान रखना ये इनके फाउंडर हैं। आईएम ये भी है हमारा, यानी कि इंस्टेंट मैसेजिंग का प्रकार है। यहाँ पर भी हम रियल टाइम में लोगों से बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, और हम लिख करके मैसेज यहाँ पर कर सकते हैं, जो कि एक वार्तालाप होता है जिसको हम चैट का नाम देते हैं। यानी कि जो भी टाइप करके आप जो वार्तालाप करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, चैट का नाम देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फोन पे की। तो फोन पे 2015 में लॉन्च हुआ था। समीर निगम, वर्जिन इंजीनियर और राहुल चेरी, ये इनके फाउंडर हैं, आपको ध्यान रखना है। और ये हमारा एक ई वॉलेट का प्रकार है। फोन पे क्या है, एक ई वॉलेट का प्रकार है। आगे बात करते हैं फेसबुक की। फेसबुक 2004 में आया, इसके फाउंडर का नाम है मार्क जुकरबर्ग, सभी को ध्यान रखना है। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के फाउंडर हैं। सोशल साइट क्या है, सोशल साइट है। और अगर आपसे पूछें कि सबसे टॉप सोशल साइट कौन सी है आज की डेट में, या सबसे फेमस सोशल साइट कौन सी है, तो आपका आंसर होगा फेसबुक। तो फेसबुक आज की सबसे फेमस सोशल साइट है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी बात करते हैं alibaba.com की। तो alibaba.com 1999 में लॉन्च किया गया था और ये जैक मा इनके फाउंडर हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट है और ये चाइना की वेबसाइट है, ध्यान रखना है कहाँ की है, चाइना की है। तो alibaba.com 1999 में इसकी स्थापना की गई। इसके फाउंडर का नाम है जैक मा और वेबसाइट किस नेचर की है, तो ई कॉमर्स वेबसाइट है। आप देखिए गूगल 1998 में इसकी स्थापना हुई। लैरी पेज और सर्जी ब्रिन इसके फाउंडर हैं। गूगल एक सर्च इंजन का एग्जाम्पल है, आपको पता है गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है जो कि सबसे पॉपुलर सर्च इंजन है। और इस सर्च इंजन को कब डेवलप किया गया, 1998 में। बनाया किसने, लैरी पेज और सर्जी ब्रिन ने, ठीक है। आगे देखिए अमेजोन की बात करते हैं तो 1994 में इसको डेवलप किया गया, 1994 में इसको लॉन्च किया गया, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। और जेफ बेजोस इसके फाउंडर हैं। तो अमेजोन के फाउंडर हैं जेफ बेजोस, 1994 में इसको लॉन्च किया गया। और नेचर क्या है इसका, ई कॉमर्स है। कैसी साइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट है। ई कॉमर्स साइट वो साइट होती है जहां पर कोई प्रोडक्ट सेल किया जाता है, मतलब कोई कस्टमर वहां से कोई प्रोडक्ट परचेज कर सकता है, मंगा सकता है, वो हमारी वेबसाइट कैसी होती है, ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, ठीक है। अब बात करते हैं ट्विटर की। तो ट्विटर 2006 में लॉन्च हुआ था और इसके जो फाउंडर हैं वो हैं जैक डॉर्सी, इवेन विलियम्स और विज स्टोन, ये इनके फाउंडर हैं, आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका जो ट्विटर है वो क्या है, सोशल साइट है। दूसरा माइक्रो ब्लॉगिंग भी इसको कहा जाता है, तो दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं, सोशल साइट भी है और माइक्रो ब्लॉगिंग भी ट्विटर
को कहा जाता है। ठीक है, 2006 में इसकी स्थापना हुई। जैक डॉर्सी, इवन विलियम्स और विज स्टोन इनके फाउंडर हैं। आगे बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की, तो 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई। विल गेट्स, पॉल एलन इसके फाउंडर हैं। और सीईओ की बात करते हैं तो सत्या नडेला इसके सीईओ हैं। सत्या नडेला इसके सीईओ हैं। और फाउंडर्स की बात करते हैं तो बिल गेट्स और पॉल एलन फाउंडर्स हैं। कब बनाया गया? 1975 में। मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कैसी कंपनी है? मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। अब बात करते हैं फ्लिपकार्ट की, तो फ्लिपकार्ट 2007 में लॉन्च किया गया था। बिन्नी बंसल और सचिन बंसल इसके फाउंडर हैं। और इसका नेचर है ई कॉमर्स, जैसे आपका अमेजॉन है वैसे ही आपका फ्लिपकार्ट है। तो फ्लिपकार्ट 2007 में लॉन्च हुआ था। बिन्नी बंसल, सचिन बंसल इसके फाउंडर हैं। नेचर क्या है? ई कॉमर्स है। आगे देखते हैं याहू। आपको पता है याहू एक सर्च इंजन है जो कि 1994 में डेवलप हुआ था, यानी कि इसको लॉन्च किया गया था 1994 में। और डेविड फिलो और जेरी यंग ये इनके फाउंडर हैं। तो नाम ध्यान रखना है, डेविड फिलो और जेरी यंग याहू के फाउंडर हैं। याहू क्या है? एक सर्च इंजन है। कब डेवलप हुआ? 1994 में, 1994 में इसको डेवलप किया गया था। एप्पल की बात करते हैं तो एप्पल 1976 में लॉन्च किया गया था। और इसका जो फाउंडर हैं वो है स्टीव जॉब्स, यानी कि एप्पल कंपनी के जो संस्थापक हैं वो कौन है? स्टीव जॉब्स हैं। 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। और एप्पल है क्या? तो एक मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं विकिपीडिया की। तो आपको पता है विकिपीडिया काफी फेमस है। 2001 में इसकी स्थापना हुई। जिमी वेल्स के द्वारा इसको डेवलप किया गया है विकिपीडिया को। और यह एक क्या है? इंसाइक्लोपीडिया है, एक विश्वकोश है, आप ऐसा बोल सकते हैं। और एक सवाल पिछले एग्जाम में आया था, जुलाई के एग्जाम में, जिसमें पूछा गया था कि सबसे बड़ा विश्वकोश कौन सा है? तो सबसे बड़ा विश्वकोश यानी कि इंसाइक्लोपीडिया क्या है? विकिपीडिया है, आपको ध्यान रखना है। 2001 में इसकी स्थापना हुई जिमी बेल्स के द्वारा। और नेचर इंसाइक्लोपीडिया। ठीक है, अब बात करते हैं यूट्यूब की। तो 2005 में इसको लॉन्च किया गया। जावेद करीम और स्टीव चैन इसके फाउंडर हैं, यानी कि यूट्यूब के फाउंडर हैं जावेद करीम और स्टीव चैन। 2005 में इसको लॉन्च किया गया था। और है क्या? तो एक ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म है ना। यूट्यूब एक ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म है। आगे बात करते हैं क्विकर की। तो 2008 में इसकी स्थापना हुई। और प्रणय चौलेट ये इसके फाउंडर हैं क्विकर के। है क्या? एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, जो कि क्विकर हमारा C2C में आता है, ये भी ध्यान रखना है। C2C के अंदर आता है, कस्टमर टू कस्टमर, जैसे आपका OLX आता है ना, वैसे ही। आगे बात करते हैं यहाँ पे लिंक्डइन की। तो 2002 में इसकी स्थापना हुई लिंक्डइन की। और इसके फाउंडर का नाम है रेड हॉफमैन। ध्यान रखना है, सभी हमने यहाँ पर टाइप कर दिए हैं। रेड हॉफमैन जो काफी प्रचलित है और अधिकांश यही आपके एग्जाम में दिया जाता है। बाकी कॉन्स्टेंटिन ज्यूरिक, एलन ब्लू, एरिक लाई, जेन लुस बैलेंट, ये कुछ नाम है जो आपको ध्यान रखने हैं। लिंक्डइन के ये फाउंडर हैं। और कैसा है? सोशल साइट है और जॉब सर्च है। जॉब सर्च का मतलब यहाँ पर आप जॉब सर्च कर सकते हैं, नौकरी खोज सकते हैं। कई बार ये सवाल भी होता है कि ऐसा कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर आप नौकरी खोज सकते हैं, तो उसका जवाब होगा लिंक्डइन। तो लिंक्डइन एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर आप जॉब सर्च कर सकते हैं। तो आंसर इसमें क्या होगा? एक तो हमारा सोशल साइट है, दूसरा जॉब सर्च भी है। 2002 में इसको डेवलप किया गया है लिंक्डइन को। और रेड हॉफमैन, कॉन्स्टेंटिन ज्यूरिस इसके फाउंडर हैं। बाकी के नाम भी आपको ध्यान रखने हैं, हो सकता है एग्जाम में कोई यहाँ से भी दे दें। ठीक है, अब बात करते हैं TCS की, जिसका मतलब होता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। 1998 में इसकी स्थापना हुई। और इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है? फकीर चंद कोहली, JRD टाटा, टाटा सन्स, ये इसके फाउंडर हैं। अगर बात करते हैं CEO की, तो राजेश गोपीनाथन इसके CEO हैं। और ये है क्या? तो इंडियन IT कंपनी है। भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी की अगर बात करते हैं तो वो है आपकी TCS आज की डेट में, जिसका मतलब होता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक है, तो ये भारत की आज की डेट में सबसे बड़ी कंपनी है। इसकी स्थापना 1998 में हुई। और इसके फाउंडर का नाम है फकीर चंद कोहली, JRD टाटा, टाटा सन्स। आपको ध्यान रखना है। CEO की बात करते हैं तो राजेश गोपीनाथन इसके CEO हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं बिटकॉइन की। तो बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, आपको पता है। 2009 में इसकी स्थापना हुई सतोशी नाकामोटो के द्वारा। यानी कि बिटकॉइन क्या है? एक क्रिप्टो करेंसी है।
और इसका जो आविष्कार किया है वो किसने किया है? सतोशी नाकामोटो ने किया है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा ही जाएगा, बिल्कुल बच ही नहीं सकता है, हर बार आता है एग्जाम में, ठीक है। तो बिटकॉइन ध्यान रखना है क्या है? क्रिप्टो करेंसी है। कब इसको डेवलप किया गया? 2009 में, और सतोशी नाकामोटो इसके फाउंडर हैं। अब बात कर लेते हैं OLX की, जो कि हमारा C2C का एक प्रकार है। 2006 में इसको बनाया गया, यानी कि इसकी स्थापना 2006 में हुई, आप ऐसा बोल सकते हैं। और फैब्रिस ग्रिंडा एलिस ऑक्सेनफोर्ड के द्वारा इसको डेवलप किया है। ई कॉमर्स टाइप है इसका, मतलब एक ई कॉमर्स वेबसाइट है आपकी OLX, जो कि C2C पर काम करती है, कस्टमर टू कस्टमर इसको आप बोलेंगे, यानी कि किस टाइप की है? तो कस्टमर टू कस्टमर है, और एक ई कॉमर्स साइट आपकी है, ठीक है। 2006 में इसकी स्थापना की गई, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जीमेल की, तो 2004 में जीमेल की स्थापना की गई है। पॉल वेचेट इसके फाउंडर हैं, और ये है क्या? ईमेल सर्विस अवेलेबल 105 लैंग्वेज, यानी कि आपको यहाँ पर ईमेल की सेवा मिलती है और 105 लैंग्वेज में आपके लिए अवेलेबल है। अब आपने एक चीज और यहाँ पर सीख ली है कि जो आपका जीमेल है, इसका पूरा नाम होता है गूगल मेल, जो कि गूगल का ही एक प्रोडक्ट है, जिसकी स्थापना 2004 में हुई पॉल वेचेट के द्वारा। और ये टाइप है इसका ईमेल सर्विस, आपको ईमेल की सेवा प्रदान करती है। और अगर इसमें लैंग्वेज पूछते हैं तो 105 भाषाओं में अभी आपका जीमेल काम करता है। कितनी भाषाओं में? 105 भाषाओं में आपका जीमेल काम करता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फाउंडर्स नेम थे। आई होप आप सभी ने बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, समझे होंगे और इनको याद भी किया होगा। बाकी इसका PDF आपके लिए अवेलेबल है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से आपको इन्हें याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में निश्चित प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट ई वॉलेट के बारे में बताएंगे। और आपको पता है ट्रिपल एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन ई वॉलेट से संबंधित पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट ई वॉलेट के नाम आपके सामने रखे हैं, जिनके बारे में हम एक एक करके बताएंगे। बट इससे पहले हम ये समझते हैं कि ई वॉलेट होता क्या है। तो आपको बता दें, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट। ई वॉलेट जैसे डिजिटल वॉलेट कहा जाता है, यह एक सुरक्षित स्थान है। ई वॉलेट की मदद से आप मुद्रा स्थानांतरण, टॉपअप और अन्य भुगतान सेवाओं तक पहुंच सकते हैं। इससे आप मुद्रा स्थानांतरण कर सकते हैं, यानी कि आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, टॉपअप रिचार्ज कर सकते हैं। अगर हमें कोई भुगतान करना होता है, किसी को पेमेंट करना होता है, तो हम कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप फोन पे का इस्तेमाल करते होंगे, आप पेटीएम का इस्तेमाल करते होंगे, आप गूगल पे का इस्तेमाल करते होंगे, तो वहां पर आप क्या करते हैं? अपने बैंक अकाउंट को लिंक कर देते हैं। अपने बैंक अकाउंट को आपने लिंक कर दिया है अपने पेटीएम से या फिर आपने अपने फोन पे से, ठीक है। और होता क्या है, यहाँ पर आप सीधे अपनी बैंक से ही पेमेंट कर देते हैं। किसी को अगर पैसे भेजने होते हैं तो आप बैंक से ही पैसे भेज सकते हैं। बट आप चाहें तो इनका ई वॉलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो ई वॉलेट की फैसिलिटी देते हैं। और इसमें होता क्या है, आप बैंक से पैसे निकाल करके इस ई वॉलेट में डाल देते हैं और फिर इस पैसे का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको किसी को पैसे भेजने हैं तो आप ट्रांसफर कर सकते हैं, टॉपअप रिचार्ज कर सकते हैं, यानी कि जो भी आपको कार्य करना है वो इस ई वॉलेट की मदद से भी आप कर सकते हैं। बट यहाँ पर आपको बैंक से पहले पैसे निकाल करके रखने होते हैं, उसके बाद में इनका इस्तेमाल करना होता है। तो इसी को बोलते हैं ई वॉलेट, या आप इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट, ठीक है। जैसे आपको अगर पैसे खर्च करने हैं कैश में, तो आप बैंक में जाकर के पैसे निकाल करके पहले अपने पॉकेट में रखते हैं और फिर उसका इस्तेमाल कैश में आप खर्च करते हैं। वैसे यहाँ पर जो हमारा ई वॉलेट होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट होता है, उसमें भी पैसे हमें रखने होते हैं बैंक से निकाल करके। बट ये इलेक्ट्रॉनिक होता है, डिजिटली होता है और हम इसका इस्तेमाल फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि कैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो देखो यहाँ पर एक सैंपल क्वेश्चन हमने दिया है, इसमें पूछा है निम्न में से कौन सा एक ई वॉलेट का प्रकार नहीं है। इसमें क्या बताना है, कौन सा एक ई वॉलेट का प्रकार नहीं है। ऑप्शन देखिएगा, ICICI पॉकेट्स दिया है, साइट्रस दिया है, ऑक्सीजन दिया है और इंटरनेट बैंकिंग दिया है। आपको क्या बताना है, इसमें से ई वॉलेट कौन सा नहीं है। तो बताओ, आप लोग सोचो जरा, इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेट बैंकिंग। यह ई वॉलेट नहीं है, मतलब यह ई वॉलेट का प्रकार नहीं है। बाकी ICICI पॉकेट्स की बात करते हैं तो ई वॉलेट का प्रकार है, साइट्रस, ऑक्सीजन, ये सभी ई वॉलेट में आते हैं। इंटरनेट बैंकिंग आपका ई वॉलेट का प्रकार नहीं है। तो अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट ई वॉलेट के नाम बताते हैं, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट ई वॉलेट हैं। और अगर आपसे कोई सवाल आता है इस प्रकार से, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि हाँ, ये तो हमने पढ़ा था, ये तो ई वॉलेट है और ये ई वॉलेट नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पेटीएम की। पेटीएम भारत में सबसे लोकप्रिय ई वॉलेट है, आपको पता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इससे अधिकृत किया गया है
और आपको पता है पेटीएम बैंक भी है, यानी कि पेटीएम में आपका अकाउंट भी ओपन हो जाता है और वहां पर आप वो सारे काम कर सकते हैं जो बाकी बैंक में होता है। बट पेटीएम एक ई वॉलेट का भी प्रकार है, अभी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पेटीएम भी एक ई वॉलेट में आता है, आपको आना चाहिए, चीज पता होनी चाहिए। दूसरा अगर बात करते हैं पेटीएम के फाउंडर की, तो जैसा हमने फाउंडर्स नेम में आपको बता ही रखा है, विजय शेखर शर्मा इसके फाउंडर हैं। अगस्त 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में है और इसकी जो सर्विस है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में इसकी सर्विस है, आपको ध्यान रखना है, ऑल ओवर वर्ल्ड में इसकी सर्विस आती है और इसका हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में है। अगस्त 2010 में इसकी स्थापना हुई और विजय शेखर शर्मा इसके फाउंडर हैं। आगे देखते हैं ऑक्सीजन, जो सबसे फेमस है। ऑक्सीजन का नाम आपने सुना भी होगा। तो यह मोबाइल वॉलेट भारत में सबसे लोकप्रिय मोबाइल वॉलेट में से एक है। यह वॉलेट भी आरबीआई द्वारा अनुमोदित है और इसमें एक बार में आप 5,000 व एक माह में 10,000 से अधिक स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं। एक बार में 5,000 से ज्यादा नहीं कर सकते हैं और एक माह में 10,000 से ज्यादा स्थानांतरित आप नहीं कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन भी हमारा एक ई वॉलेट में आता है। अब ऑक्सीजन की अगर बात करते हैं फाउंडर की, तो प्रमोद सक्सेना इसके फाउंडर हैं। जुलाई 2004 में इसकी स्थापना हुई। गुड़गांव इंडिया इसका हेडक्वार्टर है, गुड़गांव के अंदर, और इसकी सर्विस ऑल ओवर इंडिया में है। सर्विसेज क्या है? रिचार्ज, बिल पेमेंट, मनी ट्रांसफर, टिकट बुकिंग और मोबाइल वॉलेट, है ना, जैसा कि हमने बताया। ये भी आपका एक ई वॉलेट का प्रकार है। तो ये कुछ नाम है जो आपको बस ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं साइट्रस की, तो यह भी एक लोकप्रिय भुगतान गेटवे है। साइट्रस वॉलेट भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त है और इसके अंतर्गत भी बिल भुगतान, मनी ट्रांसफर आदि किया जा सकता है। तो आपको पता चला साइट्रस भी हमारा एक ई वॉलेट का ही प्रकार है। अब बात करते हैं इसके फाउंडर की, तो जितेंद्र गुप्ता और सत्येन कोठारी, ये इसके क्या हैं? फाउंडर हैं और 2011 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। ITZ कैश की बात करते हैं, तो यह भी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत ITZ कैश एक मोबाइल वॉलेट है जो कि कैश केयर LTD द्वारा संचालित है। यह डिजिटल लेन देन की अनुमति देता है, जैसे बैलेंस ट्रांसफर करना है, प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज, रेलवे टिकट बुकिंग आदि। तो ये आपको पता चल गया ITZ क्या है, एक ई वॉलेट का प्रकार है। बात करते हैं फाउंडर की, तो नवीन सूर्या इसके फाउंडर हैं। 2005 में इसकी स्थापना की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखो पॉकेट जैसा कि हमने आपको बताया था पॉकेट्स ICICI का है ना, तो ICICI पॉकेट्स की अगर बात करते हैं तो यह ICICI बैंक के द्वारा निर्मित और संचालित है और यह एक डिजिटल वॉलेट है। तो ICICI पॉकेट भी आपका एक डिजिटल वॉलेट है, आप सभी को ध्यान रखना है। अब आगे बात करते हैं फोन पे की, तो आपको पता है फोन पे भी एक भारतीय ई कॉमर्स पेमेंट सिस्टम व ई वॉलेट है और इसकी स्थापना दिसंबर 2015 में की गई थी, परंतु इसका ऐप अगस्त 2016 में लाइव हुआ था और पहला पेमेंट UPI के माध्यम से किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। फाउंडर की बात करते हैं तो समीर निगम, राहुल चेरी और वर्जिन इंजीनियर्स इसके फाउंडर हैं। दिसंबर 2015 में इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। हमने आपको फाउंडर्स नेम जब अभी पढ़ाए थे ना, उसमें बताया भी था कि इसके फाउंडर्स नेम क्या है। तो आपको पता चला फोन पे भी हमारा एक ई वॉलेट है, एक इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट का प्रकार है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वॉलेट थे जो हमने आपके सामने रखे और आई होप अगर आपने इन्हें अच्छे से समझ लिया होगा तो यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप इसका जवाब अवश्य कर पाएंगे।